गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सेकंड लेसन हमारा चल रहा है जिसका नाम है राजा, नगर और राज्य। राजा, किसान और नगर। तो इसमें दैव्य राजा के बारे में बताया गया है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की है उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते हैं। ये एक आम सी बात है कि जो कुषाण और शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे, वो क्या करते थे, और भी कई वंशों के शासक थे, वो अपने नाम के आगे उपाधियां धारण कर लेते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर करते थे। सामंतों पर कैसे निर्भर करते थे? क्योंकि जो राजा होता था वो साम्राज्य की अपनी अलग से सेना नहीं रखता था। वो सामंतों की सेना का प्रयोग करता था जब किसी बाहरी राज्य के साथ युद्ध करता था, तो इसलिए वो पूरी तरह से सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास जो साहित्य है, सिक्के हैं और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साहित्य ही साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं कि ये चीज़ किस लिए और कैसे हुई। लेकिन उनके रचयिता तथात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संवत सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिसेन कौन थे? जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है जो हरिसेन ने लिखी थी। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अजय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। जी उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पंडितों पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम मृत्युदेव के तुल्य हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि जो उस समय राजकवि होते थे वो अतिशयोक्ति करते थे लिखते हुए, यानी कि राजा को बढ़ा चढ़ाकर उसकी राजा की प्रशंसा करते थे। आगे है बदलता हुआ देहात। देहात कैसे बदलता रहा? जनता में राजा की छवि, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से भी सभी जवाब नहीं मिलते, क्योंकि अभिलेख ज़्यादातर राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे, तो उसके बारे में जो आम जनता थी उनमें कम ही लिखा हुआ मिलता था। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि उनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा।
जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गणतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने के लिए गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला कर देते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए थे। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। अगर वो जंगल की ओर भाग जाते वहां से तो उनको कर नहीं देना पड़ता था। और इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि कर ज्यादा हो रहा था, फसल कम हो रही थी, तो कर चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और नए नए तरीके ढूंढे। उपज बढ़ाने के कौन से नए तरीके ढूंढे? उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की जगह की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में किया जाता था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुएं, नहर ऐसे ऐसे सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग होते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है कि उस राजा ने इतने कुएं खुदवाए, इतनी नहरें बनवाई, इतने तालाब खुदवाए। इस प्रकार का अभिलेखों में भी जिक्र मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर जो श्रमिक हैं, छोटे किसान हैं और बड़े बड़े जमींदार हैं, उनका उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। बड़े 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 जो जमींदार थे और जो ग्राम प्रधान थे, वो शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेलल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अणिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। गृहपति गृहपति कौन होता था? घर का मुखिया होता था। घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर उसका नियंत्रण होता था। घर से जुड़े जो भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं या व्यापारी होते हैं, उनके लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण वर्ग जो है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो अपना साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।